करने वाले हैं मेनली कैपिटलाइजेशन के अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका एक टॉपिक है कैपिटलाइजेशन। और लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में। और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले रिक्वेस्ट है कि आप उस टॉपिक को पहले देख लें, उसके बाद आप ओवर कैपिटलाइजेशन के बाद आप अंडर कैपिटलाइजेशन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस किए हुए थे वो था आपका ओवर कैपिटलाइजेशन का मीनिंग, देन आफ्टर डैट उसके पीछे क्या है, क्यों रीजंस हैं ओवर कैपिटलाइजेशन का, देन आफ्टर डैट इफेक्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड लास्टली रेमेडीज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। आज जो हम लोग मेनली बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है आपका अंडर कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, देन आफ्टर दैट आई विल डिस्कस रीजंस बिहाइंड द अंडर कैपिटलाइजेशन एंड लास्टली डिस्कस इट्स इफेक्ट एंड रेमेडीज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो आपके किसी ने अगर एग्जाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो या तो ओवर या तो अंडर या डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन करके टॉपिक को आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक अंडर कैपिटलाइजेशन। देखिए लिखो, इट इज द ऑपोजिट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। ए कंपनी इज सेड टू बी अंडर कैपिटलाइज्ड। पहली बात तो सिंपल सी बात है कि ओवर कैपिटलाइजेशन का जो रिवर्स इफेक्ट होता है उसको हम लोग अंडर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। एंड अंडर कैपिटलाइज कब बोलेंगे? व्हेन इट्स एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन इट्स प्रॉपर कैपिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जितना हमें कैपिटलाइजेशन की प्रॉपर कैपिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उससे एक्चुअल में मेरा कम है प्रॉपर कैपिटलाइजेशन जो रिक्वायरमेंट है, अगर उससे मेरा एक्चुअल में कैपिटलाइजेशन कम है, दैट इज द अंडर कैपिटलाइजेशन। या फिर दूसरे टर्म में इसको हम बोल सकते हैं एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन। अगर मार्केट में एक्सपेक्टेशन है हम लोग के फॉर्म का, जितना मेरा मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है हम लोग का फॉर्म में, उससे मेरा प्रॉफिट या अर्निंग्स ज़्यादा आ रहा है, तो दैट इज़ द अंडर कैपिटलाइजेशन। सपोज करिए कि अगर मार्केट में एक्सपेक्टेशन है 10% और मेरा रिटर्न आ रहा है, मेरा अर्निंग्स आ रहा है 20% का, इसको भी हम लोग अंडर कैपिटलाइजेशन बोलेंगे। और बेस्ट है कि अगर प्रॉपर कैपिटलाइजेशन जो रिक्वायरमेंट है, अगर उससे मेरा एक्चुअल कैपिटलाइजेशन कम है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। आइए इसकी वजह से रीजंस क्या है, पहले बार बार हम बोल रहे हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको ओवर कैपिटलाइजेशन से पहले वाले वीडियो से मिलेगा, इसीलिए पहले रिक्वेस्ट है कि वो देखें फिर ये देखें। आइए तो हम लोग डिस्कस करते हैं रीजंस, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजंस है। तो फर्स्ट क्या है? अंडर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। अगर हम फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं तो फिक्स है वो हम लोग को तो लगेगा ही 100 का 100% लगेगा कि वो अंडर कैपिटलाइजेशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक्सपेक्टेशन किया, जैसे अभी 2023 अप्रैल आज फर्स्ट अप्रैल है, हमने एक्सपेक्टेशन किया कि कई कंपनी का जो मई में अर्निंग्स है वो 20% का अर्निंग्स होने वाला है। लेकिन हमने आज फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन किया है और एक्चुअल में जो एक्सपेक्टेशन जो हमने 20 किया और एक्चुअल में जब मई आया, मई का टाइम निकल गया, तो एक्चुअल आया 30%। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? अंडर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। तो हमने क्या किया? जो एस्टिमेट किया था 20% आज के डेट में, वो हम लोग अंडर एस्टिमेट कर लिए, तो इस वजह से भी हम उसको अंडर कैपिटलाइजेशन बोल सकते हैं। दूसरा रीजंस क्या है यहाँ पर अंडर कैपिटलाइजेशन होने की? एबनॉर्मल इंक्रीज इन अर्निंग्स ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक एंड बिजनेस सिनेरियो। किसी भी रीजन से, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या सोशल हो या पॉलिटिकल हो, किसी भी बिजनेस के इफेक्ट की वजह से, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल इंक्रीज इन अर्निंग्स ड्यू टू अनसर्टेनिटी या ड्यू टू मार्केट, ड्यू टू रिस्क या अदर वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से अगर आपके कंपनी का अनसर्टेन एबनॉर्मल अचानक इंक्रीज कर जाता है अर्निंग्स, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि अंडर कैपिटलाइजेशन है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में एक बात, जैसे एग्जांपल के लिए साल्ट, नमक की बात कर रहे हैं, आपके पास में साल्ट का स्टॉक मान लो सपोज करो बहुत ज़्यादा है
और मार्केट में अचानक ये नोटिस आया कि 2 दिन के बाद में नमक नहीं मिलेगा। ये बात झूठ है, ऐसा नहीं है। मार्केट में अचानक ये मान लो सपोज करो फाइल गया कि आफ्टर 2 डेज साल्ट नहीं मिलेगा मार्केट में, तो क्या होगा कि मेरे पास में जो स्टॉक है, अगर इसका रेट मान लेते हैं 30 रुपीज़, हम केजी के हिसाब से टाटा का साल्ट बेच रहे थे, तो हम इसको मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 50 रुपीज़ में भी अगर हम सेल करना चाहेंगे तो आराम से मेरा ये सेल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं गलत बात फैल गया है कि 2 डेज के आफ्टर 2 डेज नमक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जो इंक्रीज किया अर्निंग्स, ये एबनॉर्मल इंक्रीज है, ये नॉर्मल इंक्रीज नहीं है, ये अनसर्टेन है, ये ऐसा करना इलीगल काम है, ऐसा आप नहीं कर सकते, बट इसके वजह से भी अर्निंग्स हम लोग का इंक्रीज किया। तो ये एक रीजन्स है अंडर कैपिटलाइजेशन होने के। अंडर एस्टिमेशन ऑफ द टोटल फंड रिक्वायर्ड, ये थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है? अंडर एस्टिमेशन ऑफ टोटल फंड रिक्वायर्ड का मेंट का क्या मतलब है? जैसे सपोज करो हमने क्या बोला कि प्लानिंग किए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में हम प्लानिंग किए कि क्लासरूम एक कोचिंग ओपन करने के लिए हमें एक क्लासरूम चाहिए। इस क्लासरूम का कैपेसिटी होना चाहिए 40 स्टूडेंट का कैपेसिटी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट बेंच पे बैठने की कैपेसिटी है 5, तो हमने 40 के लिए 8 बेंच और 8 डेस्क इंगेज करके मंगवा लिया। इससे हमने क्लासरूम को कंटिन्यू करके चलाते रह गए। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है 8 बेंच डेस्क का है, रेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, एसी का होगा, फैन का होगा, ओके। 40 स्टूडेंट का कैपेसिटी है। लेकिन हुआ क्या, जो एक स्टूडेंट पे बैठने की कैपेसिटी थी बेंच डेस्क पे 5, एक बेंच डेस्क पे 5 स्टूडेंट को हम बैठा सकते थे। लेकिन मेरे पास में 40 स्टूडेंट की जगह मेरे पास में स्टूडेंट आ गए 48। अब बताओ, कैपेसिटी है 40 का क्लासरूम का, मेरे पास में स्टूडेंट आ गए 48। तो एक तरीका ये है कि 40 स्टूडेंट तो ये फुल हो गया। एक तरीका ये है कि हम न्यू बैच बना लें। न्यू बैच बना लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, नया इलेक्ट्रिसिटी बिल न्यू टाइम का लगेगा, न्यू टीचर्स को सैलरी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम के, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। हमने क्या किया, उसी बेंच पे जिस बेंच का कैपेसिटी 5 करके था, उसके जगह हम 6 स्टूडेंट करके बैठा दिए। तो आप हमको बता देख सकते हो कि उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में उसी कैपिटलाइजेशन में हमने एक एक्स्ट्रा बेंच स्टूडेंट को हर एक बेंच डेस्क पे ले कैरी करते चले गए। तो 40 के जगह मेरा और स्टूडेंट को हम उसी पे एडजस्ट करके काम चला लिए। अब हुआ क्या इसके वजह से, अगर मान लीजिए सपोज करिए 40 स्टूडेंट अगर हमको 1 रुपीज़ करके देता तो 40 रुपीज़ आता, तो भी मेरा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल, उतना ही टीचर्स का पेमेंट, उतना ही अदर एक्सपेंसेज होता। अगर हम 48 स्टूडेंट को उसी बैच में उसी के टाइम में हम पढ़ा लेते हैं एडजस्ट करके, तो हमको 48 रुपीज़ मिलेगा। क्या हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ बढ़ रहा है? नहीं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ रहा है, ना ही बेंच डेस्क का बढ़ रहा है, ना ही टीचर का बढ़ेगा, ना ही एसी का चार्ज बढ़ेगा, ना ही मेरा रेंट बढ़ रहा है। बट जो मेरा रेवेन्यू है, जो स्टूडेंट से जो मेरा फ़ी का कलेक्शन होगा, वो मेरा 8 रुपीज़ का ये बढ़ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ टोटल फंड रिक्वायर्ड। हमने क्या किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात किया था उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया। 48 स्टूडेंट आ गया, हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया 40 का। तो यहाँ पर अर्निंग्स तो बढ़ेगा ही, तो अंडर कैपिटलाइजेशन होने की वजह ये हो सकता है। लेकिन इसका अगर आप रिवर्स सोचोगे, अगर हम 48 स्टूडेंट की जगह प्लानिंग करते हैं और मेरे पास में 40 स्टूडेंट आता है, तो दैट इज द ओवर कैपिटलाइजेशन। बार बार बोल रहे, आप लास्ट वीडियो को पहले देख लें तो आप इस वीडियो को देखें। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट पॉइंट, रीजन्स में कि मेंटेनिंग वेरी हाई इफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो सपोज करो आपके पास जो वर्कर्स है, आपके कंपनी में एज पर द लेबर एक्ट लॉ कि 8 आवर्स हम किसी से काम ले सकते हैं, तो 8 आवर्स हम उसको फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, पूरा का पूरा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसी इन्वेस्टमेंट में जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरा अर्निंग्स है, वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर अब मेरे पास में रिसोर्स जो अवेलेबल है, अगर हम उस रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन करेंगे, पूरा आइडल फंड को फुल यूटिलाइजेशन अगर करेंगे, तो उससे भी अर्निंग्स बढ़ेगा
मार्केट एक्सपेक्टेशन से अर्निंग्स अगर ज़्यादा होगा तो उस वजह से हम लोग अंडर कैपिटलाइजेशन बोल सकते हैं। तो ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या हो जाता था कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से मेरा एक्चुअल अगर कम अर्निंग्स जो मेरा कम है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से अगर मेरा अर्निंग्स कम होगा, दैट इज द ओवर कैपिटलाइजेशन। अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन से मेरा अर्निंग्स अगर ज़्यादा होगा, दैट इज द अंडर कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, कंपनी सेटअप ड्यूरिंग द रिसेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कंपनी को अगर सुनो तो रिसेशन में अगर स्टार्टअप किए तो आप अंडर कैपिटलाइजेशन हो गए, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन में स्टार्टअप करोगे तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन होता है। ये याद रखिएगा, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन स्टार्ट होगा कंपनी तो ओवर कैपिटलाइजेशन होगा, और ड्यूरिंग द अगर रिसेशन स्टार्ट होगा तो वो अंडर कैपिटलाइजेशन होगा। क्यों स्टार्ट होगा रिसेशन में, क्यों होगा रिसेशन में, हर एक चीज़ का जनरली कॉस्ट कम होगा। आप जब स्टैब्लिशमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ पे में कॉस्ट आपका कम पड़ेगा, और जब मार्केट फ्लो होगा तो आपके उसके ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, तो उसके हिसाब से वो आपको ज़्यादा रिटर्न दिखेंगे मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन में कोई भी चीज़ स्टार्टअप करोगे कंपनी का तो उसमें क्या होगा, हर एक चीज़ महंगा रहेगा। महंगा रहने की वजह से लोगों को दिखेगा कि कैपिटल इसमें ज़्यादा लगा हुआ है। वो तो महंगाई में आपने स्टार्ट किया तो कैपिटल तो ज़्यादा दिखेगा। अब कैपिटल ज़्यादा दिखेगा तो उसकी वजह से आपको रिटर्न तो उसी की उतना ही आएगा, तो वो अंडर ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक ओवर कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कब वो ओवर हो सकता है, कब वो अंडर हो सकता है। जैसे आपने एक 100 रुपये का चेयर था, ओके, और इस 100 रुपये के चेयर को हमने इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया और इसको हम जब कंपनी को स्टार्टअप कर रहे हैं तो 500 के हिसाब से उस चेयर को हम परचेज किए। वही चेयर है आज हम 500 में परचेज कर रहे हैं और कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ये है मान लेते हैं 2022 और ये है मान लेते हैं 2023। अब बताओ वही चेयर अगर 1 साल के बाद अगर हम खरीद रहे हैं सपोज करो तो 500 में मिल रहा है, तो इस चेयर का वही क्वालिटी है, इसका भी वही क्वालिटी है, बट रेट इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ गया तो हमें पे करना पड़ रहा है। तो दोनों का जो रिटर्न है, अगर चेयर सेम है, लाइफ उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सेम होगा, उसका क्वालिटी सेम है, तो दोनों में से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन में स्टार्ट करोगे तो क्या दिखेगा, सामने वाला मार्केट में क्या दिखेगा, ये दिखाएगा कि मेरे पास में अगर 10 चेयर है तो 1000 का चेयर है। हम दिखाएंगे अगर 10 चेयर है तो हम दिखाएंगे अपने बैलेंस शीट में मान लो फर्नीचर 5000 का फर्नीचर है, तो ये दिखेगा 5000, ये दिखेगा 1000, लेकिन रिटर्न तो उस चेयर का जो रिटर्न है, जो उसका कैपेसिटी है, जो उसका लाइफ है, वो दोनों का तो सेम ही है। तो एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन ये 5000 के हिसाब से लगाएगा और ये 1000 के हिसाब से ये लगाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। और अंडर कैपिटलाइजेशन कब होगा, 100 का चेयर है और सपोज करो 2024 में रिसेशन आ गया और हमने इस चेयर को 50 रुपीज़ में परचेज कर लिया। उस टाइम हम स्टार्टअप किए, जब 100 था तो हम नहीं किए, जब 50 हुआ तब स्टार्टअप किए। अब बताओ जब 50 रुपीज़ में स्टार्टअप कर लिए, अब इसका 10 चेयर मान लो हम यहाँ पे भी खरीद लिए तो यहाँ पर मैं 500 का चेयर खरीदे। अब बताओ, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन यहाँ पर 500 के कैपिटल के हिसाब से करेगा, यहाँ पर 1000 के हिसाब से होगा और यहाँ पर 5000 के हिसाब से। तो बेस्ट सिनेरियो होगा, ये वाला बेस्ट सिनेरियो होगा। यहाँ पर मैं रिसेशन की वजह से प्राइस कम होगा तो यहाँ पर फायदा होगा। कंपनी फॉलो द कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, ये अलग पार्ट से हम लोग पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी के थ्योरी में कि क्या है। अब आइए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवर का भी इफेक्ट देखे थे लास्ट वीडियो में, अब इसमें हम लोग देखेंगे अंडर का इफेक्ट। इंक्रीज द कंपटीशन, अंडर कैपिटलाइजेशन में कंपटीशन हाई होगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग्स बढ़ेगा तो कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे उनका भी डिविडेंड बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को। कंपनी लीड्स टू मैनिपुलेशन ऑफ शेयर्स और विंडो ड्रेसिंग बाय मैनेजमेंट, कंपनी अपने अर्निंग्स को ज़्यादा दिखाने के लिए कभी कभी जानबूझ के विंडो ड्रेसिंग करते हैं। दैट मीन्स हम जानबूझ के अपने बैलेंस शीट में एसेट्स को ज़्यादा दिखाते हैं, लायबिलिटीज को कम दिखाते हैं, अर्निंग्स को ज़्यादा दिखाते हैं, जिससे कि मेरा जो शेयर होल्डर है, जो मेरे स्टेक होल्डर्स है, आउटसाइडर, वो मेरे हमसे खुश रहेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इट अट्रैक्ट द हाई अमाउंट ऑफ टैक्स, अगर आप ऑब्वियसली आपने अगर टैक्स
ज़्यादा क्यों देना पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि अर्निंग्स में ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा तो टैक्स तो प्रॉफिट पे लगता है, अब इनकम टैक्स, तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। और आप कह रहे हो चिल्ला चिल्ला करके मेरा अर्निंग्स बढ़ा है, मेरा अर्निंग्स बढ़ा है, तो जो आपकी कंपनी के जो वर्कर्स है वो भी डिमांड करेंगे कि हमें भी सैलरी हाई करिए, मेरा भी सैलरी हायर डिमांड करेगा सैलरी का। कस्टमर्स परसीव्स दैट ए कंपनी इज चार्ज हाई प्राइस। कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में ये होता है कि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कस्टमर को माइंड में सेट हो जाता है कि ये कंपनी ये हमसे ज़्यादा चार्ज कर रही है, इसीलिए इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये भी अंडर कैपिटलाइजेशन का एक इफेक्ट है। इट मे टू लीड टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर गवर्नमेंट को डाउट होगा तो वो गवर्नमेंट वहाँ पर में हस्तक्षेप करके वो चेक कर सकते हैं। दो रेमेडीज़ है, एक है इशू ऑफ बोनस शेयर्स इशू करो जिससे आपका सही हो जाएगा, आपका डिविडेंड वगैरह शेयर्स वगैरह डिविडेंड वगैरह दोगे ज़्यादा रिटर्न में। और एक है स्प्लिटिंग अप शेयर्स। तो ये दो रेमेडीज़ है जिसकी वजह से अगर अंडर कैपिटलाइजेशन हो गया तो उसको हम लोग सही कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा कि अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, देन आफ्टर दैट रीजन्स एंड इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, और लास्टली देखे थे हम लोग रेमेडीज। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, या फिर गिव द रीजन्स एंड इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, या फिर ये ओवरऑल ये आता ही एग्जाम में। इस वीडियो में इतना तक ही, थैंक यू।